नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। अब पूरा भारत चुनाव के माहौल में एकदम रंग गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनावी समिति है, उसने करीब 200 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, वो जारी कर दी है। कहते हैं काफी ज्यादा रिसर्च किया गया है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से फीडबैक लिया गया है कैंडिडेट्स के बारे में, तमाम सारे शोध किए गए हैं, तमाम सारे वेरिएबल्स का ध्यान रखा गया है। वेरिएबल्स अगर हम आम भाषा में कहें तो कैंडिडेट की उम्र, उनका लिंग, उनकी समाज में उनके द्वारा किए गए कार्य और भारतीय जनता पार्टी से या उसके विचारों से उसका जुड़ाव, तमाम सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर, तमाम सारे मापदंडों को ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स का चुनाव किया गया है और किया जा रहा है। जहां तक उम्मीद है, अब तक सारे उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया होगा, लिस्ट आनी बाकी है। जब ये लिस्ट जारी की गई तो प्रधानमंत्री स्वयं दिल्ली में नहीं थे, वो अपने पूर्वी भारत के दौरे पर थे और इस लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में ले देकर उम्मीदवार वही हैं जो 2019 में थे, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनेंगे। आदरणीय रक्षा मंत्री लखनऊ से, गृह मंत्री गांधीनगर से उम्मीदवार होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, देखिए, चुनाव के नतीजों पर बात करने से पहले हमें यह देखना होगा कि देश में माहौल क्या है। और इस बात से कोई शायद ही इससे कोई जुदा ख्याल रखे कि भारत में माहौल मोदीमय है। कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से खुश है। उसमें पहला है आर्टिकल 370 और दूसरा है अयोध्या में राम मंदिर का बनना। अयोध्या में राम मंदिर का बनना एक ऐसी बात है जिसने संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ दिया है। देखिए, ये बात मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सरयू पारीण हूं, और सरयू पारीण ब्राह्मणों का मुख्यतः जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के, इतना ही है। इसके अलावा सरयू पारीण किसी और वजह से कहीं चले गए हों, नौकरी की तलाश में या माइग्रेशन हो गया हो तो गए होंगे, वरना सरयू पारीण ब्राह्मण ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के यहीं पर सीमित है। तो काम जिसने देश को घूम फिर कर देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूर्वी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इनमें रेलवे, एयरपोर्ट और रोड
यानी यातायात के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। और भी क्षेत्रों में हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, नई शिक्षा नीति लाई गई है। आर्थिक क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, वहाँ भी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई है। विदेश मामलों पर काम नहीं हुआ, वहाँ भी मोदी ने भारत का सिक्का, भारत का प्रभुत्व लगभग हर देश में जहाँ वो गए वहाँ जमाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़े अंतरों से जीतती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया है कि भाजपा अकेले 370 और एनडीए 400 के पार, देखिए बात सिर्फ इतनी है और हम इस बात को जितनी जल्दी मान लें उतना ही अच्छा है कि करीब भारतीय जनता पार्टी कितनी भी सीट लाए, आधी से ज्यादा सीट नरेंद्र मोदी की छवि पर मिलेगी। चाहे वो 370 लाए ना लाए, और लाना कोई मुश्किल नहीं दिख रहा। ऐसे में नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बड़ी हो गई है कि जिसको कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ, नरेंद्र मोदी की छवि आज लार्जर देन लाइफ हो गई है। ऐसे में 370 लाना कोई असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संघ के साथ मिलकर जिन 3 मुद्दों को उठाया, उसमें आर्टिकल 370 और 35A का हटना, अयोध्या में राम मंदिर का बनना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, इसमें से तीसरा बच रहा है। बाकी 2 मुद्दों पर इन्होंने जनता से जो वादा किया था वो निभा दिया है। तो जनता को ये लगने लगा है कि चाहे एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी का साथ दें वो, अगर वो दें, तो कम से कम इतना तो होगा कि वो जो वादा करेगी उसे पूरा करेगी। वो विचार पालने वाली पार्टी। और बात यह है कि सारे जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो भी अपने आर्थिक सर्वेक्षण में भारत को एक बहुत तेजी से विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी को मोस्ट पॉपुलर लीडर मान रहे हैं। आज ऐसे समय में जब रशिया जैसे महादेश और इजराइल जैसे देश वो युद्ध में फंसे हुए हैं, फंसे सब शब्द का मतलब मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि फंसना ही होता है। वो वहां पर लॉजिस्टिक, जान माल, मूवेबल और अनमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका लॉस तो होता ही है और साथ ही आर्थिक प्रगति रुक जाती है। रशिया पे आज आप देख लें कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। भारत को वो तेल देता है लेकिन तेल इतनी आसानी से भी नहीं देता जितनी आसानी से आम जनता समझती है। व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्य आते रहते हैं, लेकिन जो रशिया गए हुए हैं हमारे मीडिया के मित्र, उनको पता है वहाँ क्या स्थितियाँ हैं। बर्फ के अलावा लोग बाग वहाँ से एक अमूमन जब वहाँ युद्ध नहीं होता तब भी रूस के 70% हिस्सों में बर्फ गिरती है और बर्फ की वजह से सारे काम ठप रहते हैं। सर्दी बहुत भयंकर होती है। जिन लोगों ने ट्रांस साइबेरियन रेल की यात्रा की है कहते हैं 15 दिन के सफर में ट्रेन में चलते चलते ही मौसम बदल जाता है, ट्रेन पूरी बर्फ से ढक जाती है। मैं भी 2020-21 से रशियन यूनिवर्सिटीज
की फेलोशिप जीत रहा हूँ रशिया गवर्नमेंट की और उनसे जुड़ा हूँ, मुझे अगर चीज़ें रशिया में ठीक लगती तो मैं चला गया होता, लेकिन मैं ऑनलाइन अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपना पाठ्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ। अब फिर वही बात आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोगों का भरोसा जीता है। तो जीता तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उसने ज़्यादातर काम कहे हैं वो किए, तो इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं और इंतज़ार करते हैं किस तरह अब दूसरी लिस्ट आती है, किस तरह तैयारियां होती हैं। और चुनाव के बारे में अगर मैं कहूं तो चुनाव तो एक महोत्सव होता है, जनरल इलेक्शंस, और आज से नहीं शुरू से ही चुनाव की अपना एक अलग माहौल होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के दौरान चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही क्वासी जुडिशियरी बॉडी बन जाता है। मतलब चुनाव के समय के दौरान की गई किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को भारतीय चुनाव आयोग की अदालत में सुना जा सकता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली संस्था बन जाती। सबसे ज़्यादा लोग चुनाव आयोग से जुड़ जाते हैं। इसमें टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी के होते हैं, पैरामिलिट्री के होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगती है। और मूवेबल अनमूवेबल लोग इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। ये भारतीय चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली संस्था चुनाव के दौरान बन जाती है। अब हम इंतजार करते हैं चुनाव का। अब हम इस दूसरे सेगमेंट में मैं जो बात करना चाहता था, जो पिछले एपिसोड में रह गई थी, 3 और जो मेरी किताबें हैं। देखिए, किताब लिखने के लिए आपको एक चीज तो करना पड़ता है और वो है रिसर्च। बगैर रिसर्च के आप कोई काम कर नहीं सकते। और मैंने जो भी 32 किताबें कंपाइल की हैं या लिखी हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। मुझे एक एक किताब पर 8-8, 10-10 महीने लगते हैं, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक। और कई सोर्सेज से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ से मुझे जानकारियाँ मिल जाती हैं। पहली किताब जो है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो है अघोड़ा या अघोरा। ये इन जो 3 किताबों के बारे में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, वो भारतीय मेटाफिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ अध्ययन के बाद मैंने लिखी है। तो अगर मैं ये कहूं कि कई लोग इसको नकार देंगे, कई लोग इसको नहीं मानेंगे, तो ये मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। मेरा अपना एक लेखक के बतौर किसी पर कोई दबाव नहीं है कि मेरी लिखी गई बातों को वो माने या ना माने। ना माने तब भी अच्छा है, माने तो वो अपने उसके विवेक पर निर्भर है। हर आदमी की सोचने का एक पैटर्न होता है और उस सोच के साथ जीने के लिए वो स्वतंत्र है। तो ये जो अघोड़ा है, ये अघोड़ पंथ पर लिखी गई है। एक भारतीय तंत्र विज्ञान का एक पंथ होता है अघोड़ा, और इसके भी मैं चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। फिलॉसफी ऑफ अघोड़ा, अघोड़ तंत्र का दर्शन, बिगिनिंग स्टेजेस, उस चीज को फॉलो करने के लिए, अग्नि, वायु, इनिशिएशन इनटू अघोरा एज अ डिसाइपल,
मंत्र शास्त्र, akula, kula, chakra, and understanding the relevance of Sanskrit. Individual sadhana, sadhana for Mother Goddess Tara, mantra siddhi on Tara ritual blessings, Tara yantra and benefits of wearing the yantraj, Adhyama, Tarama mantra variants, Tara Tripura ritual, Tarama and Vedas, Nyayaj in Vedas and Tantra. ये इतने चैप्टर हैं और इसके बारे में और भी चैप्टर्स हैं, मैं सारे नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये अघोड़ पंथ की विचारधारा से। और दूसरी है भैरवी एंड भैरवा तंत्र, ये भी तंत्र विज्ञान की ही विचारधारा से, उसके विज्ञान से लिया गया है, जिसके बारे में मैं चैप्टर्स के बारे में पढ़ देता हूँ। प्रीफेस है, फॉरवर्ड है, इंट्रोडक्शन है। द 16 गर्ल्स, जो 16 गर्ल्स होती हैं तंत्र विज्ञान की, वो हैं देवी, त्रिपुर भैरवी, लिंग भैरवी, शिवाज 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरवी तंत्र कंप्लीट फ्रॉम वर्सेज 1 to 140। इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा। As Sundari resides in 3 paras or planes of awareness, existence and bliss, so does Bhairavi. The difference lies only in the different spectral region of the sound, one counter region. Bhairavi is the low frequency vibration and current felt rather than heard, and the revelation flowing from awareness herein. These low frequency currents, which are like the ebb and tide of the ocean, can be felt in the loins. Mooladhara, the ejaculatory nerve bundle in the male and the cervix in the female, are the countries where awareness has to be for Bhairavi Upasana. In Kali Upasana, the focus is on anger. The Sundari Upasana, the focus is on switching between knowledge, affection and action. In Bhairavi Upasana, there is only one center and one mood. The center is Mooladhara and the mood is enjoyment, Ananda, Rasa of quietus. In Sundari, Manolaya takes place at Brahmandra. Bhairavi, elimination of the mind, takes place at Mooladhara. Her mantra is Hisrajim Hakrib Harusa. Just as in Sundari, the 3 parts of mantra are called respectively the Vagbhava, the Kamarja and the Sakti Kutams. This is the mantra used in invoking Sundari in Prana Pratishtha. There is no difference between Sundari and Bhairavi except in their centering. तो ये थोड़ा सा इस किताब के बारे में। I will not tell more. I will request all of you, if you are interested, and again I will not abide all of you to purchase these books. Those who are interested in metaphysics can purchase it. All my books are available on Amazon, and the link for Amazon is given in the comment box, in the text box. You can see all those books. And finally, the third book is वशीकरण। ये भी एक विद्या है, ये भी एक साधना है। किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं आती। दावा करने वाले कई मिलेंगे कि उनको आती है। और ये किताब मैंने समर्पित की है अपने आध्यात्मिक गुरु, जिनकी फिलॉसफी को मैं फॉलो करता हूँ, श्री अरविंदो को। भारतीय दर्शन और विज्ञान अपने आप में अनूठा है। खजाना यही जो गहरे समुद्र में कहीं बहुत नीचे है। जिसने जितना गहरा गोता लगाया उतना ही खजाना उसके हाथ लगा, लेकिन खजाना हाथ लग जाना ही पूरी उपलब्धि नहीं है।
बल्कि खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल करना, वो भी सच्चे गुरुओं की देख रेख में। इसी तरह का एक खजाना है वशीकरण, जिसे आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकारा है और उसे अप्लाइड मनोविज्ञान यानी अनुप्रयोगिक मनोविज्ञान में पढ़ाया भी जाता है। कई असाध्य मानसिक रोगों में उसे उपयोग करते हैं। आधुनिक विज्ञान उसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करता है, तो भारतीय दर्शन उसे प्राचीन काल से ही इस्तेमाल करता रहा है। यहाँ पर प्रस्तुत वशीकरण विद्या के बारे में कुछ भी प्रयोग करने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि इसे गुरुओं की देख रेख में ही करें। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुक महीपते में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये शुरुआत है वशीकरण नाम की इस किताब को, जिसको मैंने कंपाइल किया है। अच्छा, इसमें चैप्टर्स जो हैं, मैंने इंट्रोडक्शन आपके सामने पढ़ा है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको खुद इसके बारे में पता चलेगा। ये भी कॉपीराइटेड बुक है और इसमें करीब 10-15 चैप्टर्स हैं। तो एक किताब ये वशीकरण, एक भैरवी एंड भैरवा तंत्रा और एक अघोड़ा। ये मेरी 3 किताबें हैं जो भारतीय तंत्र विज्ञान को समर्पित हैं। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिले किसी और बात पे चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।